एमए उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान और हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण भाग 2। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पारिवारिक वर्गीकरण के जो विभिन्न आधार थे, जैसे स्थानिक समीपता, शब्दों की समानता, व्याकरण साम्य तथा ध्वनि साम्य, इन 4 वर्गीकरण के आधारों का परिचय प्राप्त किया था और उसमें से हम पहले तत्व स्थानिक समीपता की बात कर चुके हैं। आज हम शब्दों की समानता को किस प्रकार आधार बनाकर पारिवारिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा विश्लेषण का विषय होगा शब्दों की समानता, व्याकरण साम्य और ध्वनि साम्य। शब्दों की समानता। शब्दों की समानता के लिए प्रायः हमें केवल उन्हीं शब्दों को चुनना चाहिए जिनका व्यवहार प्रत्येक समाज के सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, माता पिता, भाई बहन आदि पारिवारिक संबंधों के द्योतक शब्द आग, पानी, अन्य, चूल्हा आदि सर्वोपयोगी वस्तुओं के वाचक शब्द मैं, तू, वह आदि सार्वनामिक शब्द 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्यावाची शब्द तथा खाना पीना, उठना बैठना आदि सर्वमान्य क्रियावाची शब्द। तात्पर्य कि इन्हीं शब्दों की समानता के आधार पर किसी भाषा को एक भाषा परिवार में रखा जाता है। उपर्युक्त शब्दों की समानता के आधार पर अनेक भाषाओं को एक ही परिवार की सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं में पिता अर्थात परिवार संबंधवाचक शब्द तथा 7 संख्यावाचक शब्द इसी प्रकार के हैं। सबसे पहले संस्कृत में पितृ शब्द है, वहीं फारसी में उसे पिदर कहते हैं, ग्रीक में पैटर है और लैटिन में भी वह पिता पैटर नाम से ही जाना जाता है। जर्मन भाषा में वही पिता शब्द वेटर, अंग्रेजी में फादर और हिंदी में पिता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसी तरह हम 7 अर्थात 7 संख्यावाचक शब्द को उदाहरण के लिए लेते हैं, जहाँ संस्कृत में 7 शब्द सप्त है, फारसी में उसे हप्त कहा जाता है, ग्रीक भाषा में हेप्टा है और लैटिन भाषा में उसे सेप्टेम कहते हैं। जर्मन भाषा में वही 7 शब्द साइबन है, अंग्रेजी में हम 7 जानते हैं और हिंदी में वही संख्यावाची शब्द 7 के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य ये कि भारोपीय परिवार की जो संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं को एक ही भारोपीय परिवार में रखा गया है पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर, तो उस पारिवारिक वर्गीकरण में सर्वप्रथम ये आधार लिया गया है कि उनमें कुछ सर्वमान्य जो शब्द हैं जिनका अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, वे समान हों। इन शब्दों की समानता से यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त सभी भाषाएं एक ही भाषा अर्थात भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, क्योंकि उपर्युक्त शब्दों में जो थोड़ा बहुत ध्वनि संबंधी भेद है वह ध्वनि नियमों के अनुसार ही है, जिससे उनकी समानता का खंडन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शब्दों की समानता के लिए जो शब्द
चुने जाएं, उनमें ध्वनि साम्य के साथ साथ अर्थ साम्य का होना भी आवश्यक है। जैसे हिंदी पिता और अंग्रेजी फादर, ऐसे शब्द जो ध्वनि साम्य तो रखते हैं किंतु अर्थ साम्य नहीं रखते, उन्हें समान नहीं समझना चाहिए। जैसे हिंदी शब्द मेल अर्थात मिलना जुलना तथा अंग्रेजी मेल MAIL अर्थात डाक, यहाँ ध्वनि साम्य तो है किंतु अर्थ साम्य नहीं है। इसके अतिरिक्त ध्वनि साम्य दिखलाई न पड़ने पर भी संस्कृत स्वन तथा अंग्रेजी हाउंड शब्दों में अर्थ साम्य है तथा इनमें जो ध्वनि भेद है वह ध्वनि परिवर्तन के अनुसार ही है। अतः ऐसे शब्द संगोत्री अर्थात एक ही मूल भाषा से विकसित होने के कारण सब प्रकार से साम्य ही हैं या समान ही हैं। शब्द साम्य के लिए निम्नलिखित प्रकार के शब्दों को स्वीकृत नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 1, आकस्मिक समानता वाले शब्द। उदाहरण के लिए जर्मन भाषा के मान और कोरियाई भाषा के मान शब्द में ध्वनि तथा अर्थ की दृष्टि से साम्य है, क्योंकि दोनों का अर्थ ही मनुष्य है। तथापि ये समानता आकस्मिक ही है, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार अंग्रेजी नियर और भोजपुरी नियर समीप में भी आकस्मिक समानता पाई जाती है। दूसरा, शब्द साम्य के लिए जो दूसरा आधार है जिसके आधार पर उन शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाता है, वह हैं ध्वन्यानुकरण मूलक शब्द। जैसे म्याऊं म्याऊं शब्द बिल्ली के बोली के अनुकरण पर बना है तथा अनेक भाषाओं में प्रचलित है, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना भ्रमपूर्ण होगा कि ये सभी भाषाएं एक ही परिवार की हैं। तीसरा जो कारण या तीसरा जो अपवाद है या नियम है वह यह है कि उधार लिए गए शब्द से तात्पर्य है कि कभी कभी कोई शब्द एक भाषा का अपने संपर्क में आने वाली सभी भाषाओं में प्रचलित हो जाता है। जैसे चीनी भाषा का 4 शब्द रूसी, तुर्की, हिंदी आदि अनेक भाषाओं में समान रूप से या थोड़े परिवर्तित रूप में प्रयोग होता है। यह उन भाषाओं का अपना शब्द नहीं है, अपितु चीनी भाषा से उधार लिया हुआ है। अतः इस शब्द के आधार पर उपर्युक्त भाषाओं को एक ही परिवार की सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो अतः कह सकते हैं कि संयोग, अनुकरण, आदान आदि कारणों से समान दिखने वाले शब्दों को बचाकर ही समगोत्री शब्दों के आधार पर किन्हीं भाषाओं के पारिवारिक संबंध की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए या विचार प्रकट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि शब्दों की समानता किस तरह से संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्राप्त है और उनको हमने 2 शब्दों में, एक पारिवारिक शब्द और एक संख्यावाची शब्द, पारिवारिक शब्द था पिता और संख्यावाची शब्द था साथ, में किस तरह से शब्दों की समानता है। जो थोड़ा बहुत इनमें हमें ध्वनि भेद मिलता है या ध्वनियों में भेद मिलता है, उसका कारण ध्वनि नियमों के अनुसार ही है। लेकिन शब्द साम्य के लिए 3 प्रकार के शब्दों को ग्रहण नहीं किया जाता। नंबर 1, आकस्मिक समानता वाले शब्द। नंबर 2, ध्वन्यानुकरण मूलक शब्द और उधार लिए गए शब्द। अब हम चलते हैं पारिवारिक वर्गीकरण के तीसरे आधार की ओर, जिसका शीर्षक है व्याकरण साम्य। व्याकरण साम्य से तात्पर्य है पद रचना तथा वाक्य रचना की समान शैली। अतः शब्दों की समानता से अधिक महत्व
व्याकरण साम्य का है। कारण शब्दों का आदान प्रदान होने पर भी संपर्क में आने वाली किन्हीं भी भाषाओं में व्याकरण साम्य नहीं हो पाता है। उसकी पद रचना तथा वाक्य रचना की शैली अपनी ही रहती है। उदाहरण के लिए हिंदी में अंग्रेजी शब्दों की भरमार होने पर भी उसकी वाक्य रचना लगभग अप्रभावित ही है, या हम कह सकते हैं कि हिंदी की वाक्य रचना अंग्रेजी वाक्य रचना से भिन्न है। अतः जहाँ शब्दों की समानता से किन्हीं भाषाओं के एक ही परिवार का होने की मात्र संभावना प्रकट होती है, वहाँ व्याकरण साम्य से उस संभावना की पुष्टि हो जाती है। चौथा आधार है ध्वनि साम्य। यद्यपि किसी मूल भाषा की ध्वनियाँ उससे विकसित सभी भाषाओं में उसी रूप में नहीं मिलती, तथा एक ही भाषा की ध्वनियाँ भी कालांतर में बदल जाती हैं, तथापि प्रत्येक भाषा का ध्वनि समूह अपने मूल स्वरूप की रक्षा बड़ी दृढ़ता के साथ करता है। अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकृत करते हुए भी सामान्यतः कोई भाषा उन भाषाओं की ध्वनियों को जैसे का तैसा अपने में ग्रहण नहीं करती। उदाहरण के लिए हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के अनेक शब्द आ गए हैं और उनका प्रयोग बड़े सामान्य रूप से किया जाता है, किंतु उनका स्वरूप हिंदी ध्वनियों के अनुसार बदल गया है। फारसी का कागज़ हिंदी में कागज हो गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी का लैंटर्न भी हिंदी में लालटेन हो गया है। अतः ध्वनि साम्य रखने वाली भाषाएं भी एक ही परिवार की मानी जानी चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि पारिवारिक वर्गीकरण में स्थानिक समीपता, शब्द साम्य, व्याकरण साम्य तथा ध्वनि साम्य, इन चारों को आधार माना गया है। इनमें भी व्याकरण अर्थात पद रचना तथा वाक्य रचना साम्य का महत्व सर्वाधिक है, तथा स्थानिक समीपता का महत्व सबसे कम है। शब्द साम्य तथा ध्वनि साम्य से भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। और इस तरह हमने जाना आज कि पारिवारिक वर्गीकरण को करते समय भाषाविद किन किन आधारों को मूल बनाकर पारिवारिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।